आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CB2। टू स्टार्ट विद हम चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड सिस्टम्स। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड सिस्टम्स यानी कि हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो पढ़ते क्या है, व्हाट इकोनॉमिस्ट स्टडी। ठीक है, तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है ना, दैट इज अबाउट मनी, यानी बस पैसे के बारे में ही इकोनॉमिक्स जो पढ़ी जाती है। हाँ, कुछ हद तक ये सच भी है। इकोनॉमिक्स का मनी से बहुत रिलेशन है, यानी इकोनॉमिक्स में हम ये सब स्टडी करते हैं, लोग कितना कमाते हैं। ठीक है, लोग कितना कमाते हैं, लोग कितना खर्च करते हैं, डिफरेंट आइटम ऑफ की जो एक कॉस्ट है वो कितनी है, फर्म्स कितना पैसा कमाती हैं, ये कंपनी कितना कमाती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज कितना कमाती है, टाटा मोटर्स कितना कमाती है, यानी डिफरेंट जो फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, वो कितना पैसा कमाती हैं। बट ये सब तो हो गया, बट मनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमें ना ये सब पता करने में हेल्प करती है। ठीक है, हम ये सब जानना चाहते हैं कि कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना खर्च कर रहा है, किसी आइटम की कॉस्ट कितनी है, बट मनी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी हेल्प से ना हमें मालूम चल जाता है सब कुछ। अब ये तो नहीं, हम बिना मेजरमेंट किए हम कैसे बता सकते हैं कि कौन ज्यादा बेटर ऑफ है, कौन ज्यादा वेल ऑफ है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा बेटर ऑफ है। ठीक है, यानी पैसा जो है इन सब चीजों को मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो मनी एक टूल है और इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ मनी से बहुत ज्यादा है। मनी जो है सिर्फ एक टूल है, बट इकोनॉमिक्स जो है ये स्टडी ऑफ मनी से बहुत ज्यादा जो है बड़ी चीज है। ठीक है, सो अगर मान लो आपने किसी से पूछा कि क्या उसको ज्यादा पैसा चाहिए, तो मेजॉरिटी का आंसर क्या होगा? मेजॉरिटी का आंसर यस होगा। क्यों? उनको ज्यादा पैसा इसलिए चाहिए तो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सके। और यह सिर्फ बात जो है ना, सिर्फ गरीबों पर ही नहीं, अमीरों पर भी अप्लाई होती है। किसी को दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनने का शौक है, दुनिया का रिचेस्ट, इंडिया का रिचेस्ट, यानी कि खानी वही है, 2 रोटियां ही हैं। ठीक है, खानी शाम को 2 रोटियां ही हैं दिन में। मतलब एक गरीब आदमी भी वही 2000 से 2500 कैलोरीज लेता है और अमीर आदमी भी 2000 से 2500 कैलोरीज चाहिए सबको उतना ही पैसा। बट जिससे पूछ लो उसको ज्यादा पैसा चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सो पॉइंट ये है कि ह्यूमन वांट्स जो होती है ना वो अनलिमिटेड होती हैं, और ये वांट्स उनके इनकम लेवल और टेस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है ना, एक गरीब के लिए क्या है, शाम को रोटी मिल जाए, और जो अमीर है उसकी जो है इनकम लेवल और टेस्ट के अकॉर्डिंग उसकी जो वांट है वो डिफरेंट हो सकती है। सो गरीब देशों में वांट्स में दैट इंक्लूड क्लीन वाटर, एजुकेशन मिल जाए, सूटेबल हाउसिंग, मतलब झोपड़ी में ना रहना पड़े, पक्के घर मिल जाएं। जबकि इन रिचर नेशन उनकी वांट्स सेकंड कार की, लॉन्ग हॉलिडे की, फैमिली और फ्रेंड्स से ज्यादा टाइम स्पेंड करने की हो सकती है। सो जैसे जैसे कंट्रीज में इनकम लेवल बढ़ता जाता है ना, ह्यूमन वांट्स जो होते हैं चेंज होती जाती हैं, बट वो डिसअपियर नहीं होती। ठीक, चेंज हो जाती हैं, डिसअपियर नहीं होती। यानी कि ह्यूमन वांट्स तो हमेशा रहेंगी, चाहते कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, हम कहते हैं ना जी, जितनी मर्जी उम्र हो जाए चाहत कभी खत्म नहीं होती। तो वही बात है कि एक 80 साल के बंदे को भी प्रधानमंत्री बनने का शौक हो सकता है, 85 साल के बंदे को भी प्रधानमंत्री बनने का शौक हो सकता है। उसे पता है कि पता नहीं अगले 5 साल जब तक सरकार रहनी है मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, पर क्या करें, चाहत तो है ना कि एक बार प्रधानमंत्री बनना है, और कई लोगों की चाहत पूरी नहीं हो पाती है। सो हमने बोला कि ह्यूमन वांट्स टाइम के साथ साथ चेंज होती जाती हैं, बट वो डिसअपियर नहीं होती। बट ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो मीन्स चाहिए, ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो हमें मीन्स चाहिए, वो तो हमारे पास लिमिटेड ही है ना। क्योंकि देखो, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करो, वर्ल्ड कैन प्रोड्यूस ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि वर्ल्ड में रिसोर्सेज का अमाउंट तो लिमिटेड ही है ना। तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही वर्ल्ड में प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर बात आ जाती है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की स्कैर्सिटी है वो रहेगी। तो इस स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम को हम किस तरह से डील करें, दैट इज टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ
स्कैरसिटी ये भी इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। ठीक है, तो इससे पहले हमें ये जानना होगा कि हमने बोल तो दिया कि इस प्रॉब्लम को हमने टैकल करना है। अरे बताओ तो सही भाई, प्रॉब्लम है क्या, ये तो पता होना चाहिए ना कि स्कैरसिटी होती क्या है। ठीक है, तो स्कैरसिटी होती है इट इज द एक्सेस ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स ओवर व्हाट कैन एक्चुअली बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यानी कि जितना प्रोड्यूस किया जा सकता है, लोग उससे जितना ज्यादा अगर ज्यादा चाहेंगे, ठीक है, जितना प्रोड्यूस किया जा सकता है और लोग अगर उससे ज्यादा चाहते हैं तो उस चीज की स्कैरसिटी हो जाएगी। ठीक है, सो स्कैरसिटी की वजह से ही हमें ना डिफरेंट ऑल्टरनेटिव में चॉइस करनी पड़ती है। भाई कोई चीज अगर स्कैरसिटी है किसी चीज की, तो ही हमें डिफरेंट ऑल्टरनेटिव में उसकी चॉइस करनी पड़ती है। कंज्यूमर को ये चॉइस करनी होती है कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने हैं। ठीक है, भाई मेरे पास लिमिटेड पैसे हैं, मैं हर चीज तो ले नहीं सकता, तो मुझे ये चॉइस करनी होगी ये लूं या ये लूं, कौन सी चीज मेरे लिए ज्यादा जरूरी है मैं वो लूंगा। एंड फर्म्स को ये डिसाइड करना होता है कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनको प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ एक टर्मिनोलॉजी में पहले एक्सप्लेन कर देता हूं जो आगे हम यूज करने वाले हैं। प्रोडक्शन, इट इज कंसर्न विद द फॉलोइंग प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से इनपुट को आउटपुट में, इनपुट क्या होता है, जो मेरे पास सामान है, रॉ मटेरियल है। अब रॉ मटेरियल तो बिकेगा नहीं। ठीक है, तो प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से जब मैं इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करूंगा, तो जिस प्रोसेस से ये सब काम होगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोडक्शन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोडक्शन। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि मैं व्हीट से ब्रेड बनाता हूं, तो व्हीट इनपुट है, ब्रेड आउटपुट है। तो व्हीट से ब्रेड ऐसे तो नहीं बन जाएगी ना कि व्हीट रखूंगा और आउटपुट निकल के आ जाएगा, इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकल के आ जाएगा, वो सब तो नहीं होगा ना। सो जो प्रोडक्शन प्रोसेस हो, जो भी प्रोसेस होगा जिसकी हेल्प से व्हीट से ब्रेड बनती है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड। ठीक है, अच्छा, फर्म का ऑब्जेक्टिव, मैंने बोला प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से, फर्म का ऑब्जेक्टिव जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही हो, उनका ऑब्जेक्टिव कोई और भी हो सकता है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना जरूरी नहीं होता, कईयों का प्रॉफिट कमाना हो सकता है, कईयों का जनता सेवा के लिए बैठे हैं भाई, तो कोई भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव। तो ये भी जानना होता है कि इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन होगा। देखो, हर फर्म और इंडिविजुअल कितना प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन की कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होती है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, ये सब भी हमें जानना होता है कि फर्म और इंडिविजुअल कितना कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोडक्शन की कौन सी जो टेक्निक है इस्तेमाल होती है, लेबर इंटेंसिव होती है या कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव से मतलब है लेबर ज्यादा इस्तेमाल होती है। जैसे इंडिया के अंदर हम बोलें तो एग्रीकल्चर इतना ज्यादा क्यों, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर इतना ज्यादा क्यों लोगों को जो है उनमें एम्प्लॉय किया गया, क्योंकि हमारे पास लैंड के अलावा कुछ था ही नहीं। हमारे पास लैंड के अलावा कुछ था ही नहीं और इतने लोगों को खाना देने के लिए और कोई तरीका नहीं था कि हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी बने, इसके अलावा कोई हमारे पास रास्ता ही नहीं था। ठीक है, हाँ, उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग में आए और आज की डेट में हम सर्विस इंडस्ट्री के अंदर बहुत आगे हैं। सो ये सब जो होती हैं कि कौन सी टेक्निक फॉलो होगी। अब इन टेक्निक्स को फॉलो करने से कितने लोग हमारे एम्प्लॉय किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कंजम्पशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंजम्पशन। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज को अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, कंजम्पशन का मतलब है कि मेरी वांट है, मुझे अपनी वांट को सेटिस्फाई करना है, उसके लिए मैं जिन भी गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल करूंगा, तो दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या होगा, डकैती तो मारनी नहीं है, चोरी तो करके लाना नहीं है। इसके लिए सबसे पहला काम होगा गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना। गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना इसमें सबसे पहला स्टेप होता है। ठीक है, तो इसमें यह देखा जाता है कि लोग कितना परचेज पर खर्च करते हैं, लोग कितना बचाते हैं, लोग क्या खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि जो खरीदोगे, जो खरीदना लोग पसंद करेंगे, प्रोड्यूसर वही बनाएगा ना। अब कुछ लोग, मतलब लोग कोई खरीदते नहीं है। अब एप्पल वाले अगर टच फोन की जगह, मतलब पहले टच फोन की आदत डाल दी, अब कहें जी हम कीपैड वाले फोन बना रहे, कौन लेगा उससे, क्योंकि लोग खरीदना पसंद ही नहीं करते कीपैड वाले फोन को। सो कंजम्पशन किस तरह से
प्राइस, एडवर्टाइजिंग, फैशन एंड लोगों की इनकम और दूसरे फैक्टर से अफेक्ट होता है। ये भी सारी की सारी चीजें हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए हम जो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं दे आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें सबसे पहला आता है ह्यूमन रिसोर्स, सबसे पहला आता है ह्यूमन रिसोर्स, जिसके अंदर हम बात करते हैं लेबर की। ठीक है। फिर आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड आता है नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि लैंड हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल का मतलब ये होता है जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलता है। ठीक है। फैक्ट्री से प्रोड्यूस हुए को हम रॉ मटेरियल नहीं बोलते, जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिलता है दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल, सॉरी दैट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। नेक्स्ट थर्ड चीज आती है मैन्युफैक्चर्ड रिसोर्सेज या कैपिटल, यानी जो चीजें फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रही हैं दे आर कॉल्ड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और कैपिटल गुड्स। ठीक है। चलिए, सो देखो किसी भी पॉइंट पर वर्ल्ड में ना सिर्फ फाइनाइट अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। किसी भी पॉइंट पर हम बोलें तो फाइनाइट अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है। सो क्योंकि वर्ल्ड में जो रिसोर्सेज हैं वे लोग भी लिमिटेड हैं। आप बोलोगे लिमिटेड कहां से होगा, 150 करोड़ तो हमारे देश में बैठे हुए हैं, तो इसलिए तो हम प्रोडक्शन, चाइना वाले भी हैं प्रोडक्शन इसलिए ज्यादा कर पाते हैं क्योंकि उनके यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स है बहुत ज्यादा है। सो क्योंकि वर्ल्ड में रिसोर्सेज लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं, अब ये रिसोर्सेज या जिनको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, जैसे मैंने इनको कहा आपको, ये ब्रॉडली 3 तरह के होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ठीक है। सो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का मतलब जिनको पहले प्रोड्यूस करना पड़ा, दे आर कॉल्ड मैन्युफैक्चर्ड और कैपिटल गुड्स। देखो वर्ल्ड में फैक्ट्रीज भी लिमिटेड है, मशीनरी, ट्रांसपोर्टेशन, बाकी सब चीजें भी लिमिटेड क्वांटिटी में। मैं ये नहीं कह सकता कि जितनी मर्जी फैक्ट्री लगा लो जी, फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा लिमिटेड अमाउंट में है। ठीक है। मशीन्स हो गई, ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियां हैं, वो सारे के सारे इक्विपमेंट जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल हैं। और इस कैपिटल की प्रोडक्टिविटी भी करंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से लिमिटेड होती है। ठीक है। कैपिटल की प्रोडक्टिविटी भी करंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से लिमिटेड होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हम कहते हैं कि ये मशीन कितना प्रोड्यूस कर पा रही है, तो देखेंगे कि टेक्नोलॉजी इसमें कौन सी यूज हो रही है। हो सकता है कि पहले जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी प्रोड्यूस करती थी, अब जो है टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई जिसकी वजह से सेम मशीन या उस मशीन के बदले में एक नई मशीन आ गई है जो कि उससे ज्यादा कम कॉस्ट में उससे ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकती है। सो कैपिटल की जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी होती है कि कितना पर यूनिट ऑफ कैपिटल जो है आपको प्रोड्यूस करके देती है, वो मैंने बोला करंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से लिमिटेड होती है। तो अगर मुझे ये तो मालूम चल गया कि फाइनाइट गुड्स एंड सर्विसेज हैं, यहां पर बात आएगी कि चॉइस की, यहां बात आएगी चॉइस की। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड चॉइस। देखो क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है इसलिए चॉइस करनी पड़ती है। भाई मेरे पास सब कुछ खरीदने के पैसे नहीं है, इसलिए तो मैं सोचता हूं भाई आप शॉपिंग करने जाते हो, आपको 4 जो है कोई भी आर्टिकल्स हैं से कपड़ों के पसंद आ जाते हैं, पैसे खरीदने के लिए सिर्फ एक के लिए हैं, तो अब आप देखोगे कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है। पसंद चारों थे बट आपको लग रहा है कि अब सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है, चारों खरीदने की तो औकात है नहीं, तो यहां पर आपको क्या करनी पड़ेगी, चॉइस करनी पड़ेगी। ठीक है। सो चॉइस सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं करता, पूरी की पूरी सोसाइटी चॉइस करती है। देयर आर 3 मेन कैटेगरीज ऑफ चॉइस दैट मस्ट बी मेड इन एनी सोसाइटी। ठीक है। 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो कि किसी भी सोसाइटी में की जाती हैं। पहली, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कितना प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें और कितना प्रोड्यूस करें। ठीक है। देखो हर इकोनॉमी में रिसोर्सेज जो होते हैं लिमिटेड होते हैं, हर इकोनॉमी में रिसोर्सेज जो होते हैं लिमिटेड होते हैं, इसलिए सब कुछ तो बनाया नहीं जा सकता। मोर ऑफ वन गुड मीन्स लेस ऑफ अदर। एक गुड्स एंड सर्विसेज में आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो दूसरी चीजों के लिए आपके पास टाइम कम बचेगा। आप पढ़ाई में ज्यादा टाइम लगाओगे तो आपको
उसके बदले में खेलने में कम टाइम मिलेगा, खेलने में ज्यादा टाइम खराब करोगे तो पढ़ाई के लिए कम टाइम मिलेगा, यानी मोर ऑफ वन गुड एंड सर्विसेज मीन लेस ऑफ अदर। ठीक है, अब जैसे मान लो हम कहते हैं जी वॉर गुड्स ऑफ, मतलब दो तरह के गुड्स हैं, हम कहते हैं एक वॉर गुड्स होते हैं और एक सिविल गुड्स होते हैं। ठीक है, वॉर गुड्स का प्रोडक्शन अगर आप ज्यादा करना चाहते हैं तो सिविल गुड्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, लोग तो उतने ही है, पैसे तो आपके पास उतने ही है, बजट तो आपके पास उतना ही है। इसलिए डिफरेंट गुड्स की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इकोनॉमी को यह डिसाइड करना होगा कि क्या बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है। इसको हम प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन भी कहते हैं, इस चीज को हम प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि कितना बजट का, जैसे हम कहते हैं ना कि इंडिया के अंदर जैसे अभी थोड़े टाइम में बजट आने वाला है, तो बजट में ये होगा कि इस सेक्टर को इतना, इस सेक्टर को इतना, डिफेंस के लिए इतना, तो इसका मतलब क्या हुआ, पैसा हमारे पास लिमिटेड है। अब उस लिमिटेड पैसे को हम बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन। ठीक है, सो व्हाट टू प्रोड्यूस के दो एस्पेक्ट है। पहला, व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज टू प्रोड्यूस, व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज टू प्रोड्यूस, कि क्या क्या बनाया जा सकता है। देखो, एक इकोनॉमी को ना ये डिसाइड करना होगा कि कौन से कंज्यूमर गुड्स, राइस, क्लोथ, वीट, और कौन से कैपिटल गुड्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स बनाने हैं। इसी तरह इकोनॉमी में ये भी चॉइस करनी होगी कि सिविल गुड्स जैसे खाने के लिए ब्रेड, बिस्किट, बटर, ये सब बनाने हैं, या वॉर गुड्स, गन, टैंक्स, क्या बनाने हैं। मतलब कई हमारे ऐसे पड़ोसी कंट्रीज हैं कि खाने को हो ना हो, खाने को हो या ना हो, उनको वॉर गुड्स तो प्रोड्यूस करने ही करने हैं। ठीक है, मतलब जैसे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं, बट चाहे खाने के लिए वहां पर, हमारे यहां तो बोलते हैं टमाटर भी उनके पास अवेलेबल नहीं होते हैं। सो ये है कि अब इकोनॉमी में ये चॉइस करनी होगी कि उनको सिविल गुड्स बनाने हैं, अपने पब्लिक के लिए खाने का इंतजाम करना है, या पड़ोसियों को परेशान करने के लिए वॉर गुड्स बनाने हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। इस बात का डिसीजन लेने के बाद कि क्या प्रोड्यूस करना है, इकोनॉमी को यह भी डिसाइड करना होगा कि कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। सो सेकेंड पॉइंट क्या हो गया हमारा, हाउ मच टू प्रोड्यूस। चलिए, नेक्स्ट सेकेंड चॉइस आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की चॉइस आती है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड। कौन से रिसोर्सेज एंड कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए जाएंगे, कौन से रिसोर्सेज और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए जाएंगे, और कौन सी प्रोडक्शन टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, मतलब कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे, कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल किए जाएंगे, कौन सी प्रोडक्शन टेक्निक अडॉप्ट की जाएगी। जैसे मैंने बोला कि किसी भी गुड्स की प्रोडक्शन में डिफरेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। टेक्निक से हमारा मतलब जनरली दो तरह की टेक्निक से होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक लेबर की ज्यादा क्वांटिटी और कैपिटल की कम क्वांटिटी यूज की जाती है। कैपिटल का मतलब मशीनों की हेल्प से, जबकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो होती है उसमें कैपिटल ज्यादा तो लेबर का इस्तेमाल कम किया जाता है, कैपिटल ज्यादा और लेबर का इस्तेमाल कम किया जाता है। ठीक है, सो एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो टेक्सटाइल का प्रोडक्शन था, टेक्सटाइल जो कपड़ा प्रोड्यूस करना होता है, इसमें ज्यादा लेबर और कम कैपिटल, या कम लेबर और ज्यादा कैपिटल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप हाथ से भी बुन सकते हैं कपड़ा, या जो टेक्सटाइल मिल्स होती हैं वो भी बना सकती हैं। तो पहले इनिशियली क्या था, इंडिया में कपड़ा हाथ से बनता था तो लेबर इंटेंसिव हो गया, मशीनें तो होती नहीं थी। फिर टेक्सटाइल मिल्स लगनी शुरू हुई, यानी कि उसमें कपड़ा जो है मशीनों से बनना शुरू हो गया। एक मशीन जो है आपका 50-50 लोगों के बराबर का काम कर देती थी, तो उसमें क्या हो गया, ज्यादा कैपिटल इस्तेमाल हो रही है और लो अमाउंट ऑफ लेबर जो है इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, सो जो फैक्टर की अवेलेबिलिटी है ना, फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी और उनके रिलेटिव प्राइस हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि हमें कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है। ठीक है, टेक्निक की सिलेक्शन का इस्तेमाल इस बात को भी ध्यान में रखकर करना होता है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ाया जा सकता है, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड की जा सकती है।
जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए इंडिया की बात करें, इंडिया में जो लेबर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, लेबर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए इंडिया में लेबर इंटेंसिव टेक्निक को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, लगा दो मजदूरों को, मतलब एक जो मशीन जो है 1 घंटे में काम कर देंगे, 10 मजदूर लगा दो, पूरा दिन लगे रहेंगे। ठीक है, और इंडिया में तो ऐसी पॉलिसीज जो थी आई गई थी, जिसको मनरेगा पॉलिसी आई थी कि बस क्या करना है, लेबर को काम देना है, आगे चलते रहो, गड्ढे करते रहो, पीछे वाले उसको भरते चले जाएंगे, बीच में कुछ डालना नहीं है कि गलती से बीज भी ना डाल दे कि पेड़ उग जाए गलती से। आगे वाले लेबर जो है खड्डे करते जाओ और पीछे वाले लेबर जो है गड्ढे भरते जाओ, शाम को जाके अपनी दिहाड़ी ले लेना। ठीक है, सो लेबर की क्योंकि अवेलेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक को प्रेफर किया जाता है। जैसे यूएसए जैसी कंट्रीज हैं, इसमें पैसे की कमी नहीं है। ठीक है, सो कैपिटल की ज्यादा अवेलेबिलिटी है, लेबर की शॉर्टेज है, तो वहां पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक प्रेफर की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसके लिए करना है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किन लोगों के लिए करना है। ठीक है, सो इसका रिलेशन ना प्रोडक्शन के बाद लोगों में गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, यानी कि ऐसे लोगों को चुनना जो उनका अल्टीमेटली कंजम्पशन करेंगे। ठीक है, दैट इज गुड्स का प्रोडक्शन गरीबों के लिए ज्यादा, अमीरों के लिए कम, या गरीबों के लिए कम और अमीरों के लिए ज्यादा प्रोड्यूस करना है। ठीक है, जैसे बात लो, इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस सिर्फ खाने की प्रॉब्लम थी। ठीक है, खाना है ही नहीं, तो क्या था कि गरीबों के लिए प्रोडक्शन ज्यादा थी, तो एग्रीकल्चर में सबको घुसा दिया गया। उस टाइम पे जो मतलब 80s की भी अगर मैं बात करूं, इंडिपेंडेंस तो बहुत पहले की बात होगी, 80s की भी बात करूं तो उस टाइम पे भी मर्सिडीज जो होती थी ना, वो हमें मूवीज में ही दिखाई देती, रोड पे चलते तो बहुत कम मर्सिडीज दिखाई देती थी, वो भी कोई विलन वगैरह के पास होती थी जो गोल्ड की स्मगलिंग कर रहा होता था। ठीक है, मतलब जिसके डॉक यार्ड पे शिप आते थे गोल्ड के, ज्यादातर अमिताभ बच्चन की होती थी मूवीज वाली। सो उस टाइम पे, अब आज की डेट में जो है आप चलो तो रोड के ऊपर आपको हर 50 गाड़ियों में एक आधी मर्सिडीज तो नजर आ ही जाएगी। ठीक है, चलो ये मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, बट कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं दिल्ली के अंदर जहां पर आपको बहुत ज्यादा ऐसी इंपोर्टेड गाड़ियां नजर आ जाएंगी। तो अब सारी की सारी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां वो इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं। सो गुड्स का प्रोडक्शन गरीबों के लिए करना है या अमीरों के लिए करना है, या गरीबों के लिए कम अमीरों के लिए ज्यादा, या गरीबों के लिए ज्यादा और अमीरों के लिए कम करना है। देखो, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए कोई भी सोसाइटी अपनी पॉपुलेशन की सभी वांट्स को सेटिस्फाई तो नहीं कर सकती। यहां फिर से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होगी। गुड्स उन लोगों के लिए प्रोड्यूस किए जाएंगे जिनकी पेइंग कैपेसिटी होती है, एंड कैपेसिटी टू पे फॉर गुड्स लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंड करती है। इट मींस ये जो प्रॉब्लम है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की है। ठीक है, कि जो लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कितना कमा रहे हैं, वो कितना कमा रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो मैं कहता हूं कि एक गरीब कंट्री में लग्जरी गाड़ियों का प्रोडक्शन होगा, क्या फायदा होगा उसका। ठीक है, गरीब कंट्री में तो मारुति की गाड़ियां जो हैं, जैसे पहले की बात करूं मैं, 80s की बात करूं, तो उस टाइम पे सिर्फ एक एम्बेसडर गाड़ी होती थी, एक फिएट गाड़ी होती थी, और कोई पुरानी मर्सिडीज जो है इंपोर्ट लोग कर लेते थे, इस तरह की गाड़ियां होती थी। तो ऐसी कंट्री में अगर लग्जरी गाड़ियों का प्रोडक्शन होगा तो उसका फायदा क्या होगा, क्योंकि लोगों की उसको खरीदने की जो कैपेसिटी है वो तो है ही नहीं। ठीक है, चलिए, सो किनके लिए प्रोड्यूस होगा, जिनको जो उस चीज के लिए पे कर सकें। नेक्स्ट आता है चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देखो रिसोर्सेज क्योंकि बहुत ही लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज स्कैर्स होते हैं, इसलिए सोसाइटी को हमेशा चॉइस करनी पड़ती है। किसी एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे गुड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है ना, एक की प्रोडक्शन में अगर आपको लोग लगाने हैं तो दूसरे का प्रोडक्शन कम होगा ही होगा, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके पास। सो एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे गुड को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो किसी इकोनॉमिक रिसोर्स को किसी एक प्रोजेक्ट में यूज करने की अगर ट्रू कॉस्ट पता लगानी हो, किसी इकोनॉमिक रिसोर्स को किसी एक प्रोजेक्ट में यूज करने की अगर हमें असली कॉस्ट पता लगानी, ट्रू कॉस्ट पता लगानी, तो हमें यह जानना होगा कि उस रिसोर्स से हम कितना प्रोडक्ट किसी और कमोडिटी का प्रोड्यूस कर सकते थे। ठीक है भाई,
मुझे कोई कहे मैं पढ़ा भी सकता हूं, मुझे कुकिंग भी आती है, ठीक है, पढ़ा के मैं क्या अर्न कर सकता हूं, और एक रेस्टोरेंट में, या नौकरी की बात कर रहा हूं मैं, रेस्टोरेंट खोलने की बात नहीं कर रहा, एक किसी रेस्टोरेंट में जॉब करके मैं क्या कमा सकता हूं। सो ट्रू कॉस्ट तो तब मालूम चलेगी ना कि अगर मैं पढ़ा के इतना कमा सकता था बट मैं ढाबे में काम करके इतना कमा रहा हूं, तो मेरी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ट्रू कॉस्ट है, वो क्या है, जितना मैं पढ़ा के कमा सकता था, ठीक है। सो अगर ट्रू कॉस्ट पता लगानी है तो हमें यह जानना होगा कि उस रिसोर्स से हम कितना प्रोडक्ट किसी और कमोडिटी का प्रोड्यूस कर सकते थे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, ठीक है। यहां बात हो रही है किसकी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ एनी एक्टिविटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ एनी एक्टिविटी measured in terms of the best alternative for all, ठीक है। और it is a sacrifice, और it is a sacrifice made to do it, यानी किसी एक चीज को करने में आपको दूसरी चीज का जो उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो सकता है, जो आपने छोड़ दिया उसके अलावा, उसको हम उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इट इज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव बीन डन एज एन ऑल्टरनेटिव, ठीक है, यानी कि आप उसके बदले में क्या कर सकते थे। सो मान लो तुम्हें 2 जॉब ऑफर मिलती हैं, मान लो तुम्हें 2 जॉब ऑफर्स मिलती हैं। पहली है वर्क एज एन एग्जीक्यूटिव, एक एग्जीक्यूटिव की तरह काम करना है, जिसकी सैलरी जो है 40,000 रुपए पर मंथ की है, 40,000 रुपए पर मंथ की है। दूसरा है एक एक्चुअल एनालिस्ट का काम करना है, जिसकी फ्रेशर की सैलरी 35,000 रुपए पर मंथ की है, जिसकी फ्रेशर सैलरी 35,000 रुपए पर मंथ की है। तो इस केस में opportunity cost of working as an executive is the cost of the next best alternative for gone, यानी कि अगर आपने ये वाली जॉब ले ली तो आपकी इस जॉब को करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 35,000 की है। और अगर आपने ये वाली जॉब ले ली, आप कहते हो मुझे एग्जीक्यूटिव का काम नहीं करना क्योंकि उसमें सेल्स के टारगेट होते हैं, मैं इन चीजों से बचना चाहता हूं, ठीक है, मैं जिस फील्ड में हूं मैं उसी में काम करना चाहता हूं। चाहे आपका कैंपस प्लेसमेंट दोनों हो रही थी, दोनों कंपनीज आपको ऑफर कर रही थी, एक 40,000 ऑफर कर रही थी, दूसरी आपको आपके फील्ड में जॉब दे रही थी 35,000 की। तो 35,000 की जॉब लेने का सीधा सा मतलब है कि यू आर सेक्रीफाइसिंग द 40,000 पर मंथ विच इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर कॉन, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या हुई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, द कॉस्ट ऑफ एनी एक्टिविटी मेजर्ड इन टर्म ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर कॉन, यानी जो खो गया, आपने एक चीज ली दूसरी नहीं ले पाए, तो उसकी जो कॉस्ट है दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे मान लो कि दिन संडे का दिन है, आपके लिए संडे के दिन नहीं होता, ठीक है, जो एक्चुअल स्टूडेंट होते हैं ना उनका संडे का दिन नहीं होता, संडे का दिन तो ट्यूशन जाने में बीतता है उनका। मतलब बोलते हैं ना, अगर संडे को भी ट्यूशन जा रहे हो तुम, संडे को भी कोचिंग जा रहे हो तुम, एक्चुअल कर रहे हो तुम। तो यहां पर हम बात करें कि चलो मान लेते हैं कि आप इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हो। सो आपके पास संडे मॉर्निंग में छोले भटूरे खाने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप कार रैली में ड्राइव कर सकते हो, ठीक। चलो मैं मान लेता हूं कि हम किसी भी चीज की जो सेटिस्फेक्शन है, जो प्लेजर है, उसको हम यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। तो कार रैली में जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपको से 40 यूनिट्स ऑफ प्लेजर मिलती हैं। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है, आपके फ्रेंड ने आपको ऑप्शन दे रखी है स्क्वैश खेलने चलते हैं, स्क्वैश खेलने चलते हैं। तो अगर कार रैली में ड्राइव करते हो तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, स्क्वैश खेलने की है, कि कार रैली में ना जाते स्क्वैश खेल सकते थे, स्क्वैश खेलने गए तो कार रैली में नहीं जा सकते हैं। तो अब ये सब जब हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जब हम चॉइस करते हैं तो उसमें टर्म आती है एक रैशनल चॉइस। इसका सीधा सा मीनिंग है कि लोग हर एक्टिविटी के बेनिफिट और कॉस्ट को ना वे करते हैं, बेनिफिट और कॉस्ट को वे करते हैं और उस ऑप्शन को चूज करते हैं जो उनके ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। वर्ड हम यूज कर रहे हैं रैशनल, वर्ड हम यूज कर रहे हैं रैशनल। इसका मतलब दिमाग से सोच के चॉइस कर रहे हो आप। अब अगर एक आम आदमी को बोलोगे, आम आदमी मतलब वो वाला आम आदमी की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब एक सिंपल किसी पर्सन को बोलोगे शाम को 8 बजे तेरे पास चॉइस है, ठीक है,
तूने घर पे सोना है या ऑफिस में सोना है? वो कहेगा घर जाके आराम से सोता हूं। अब आप मान लो एक बंदा जो ऑलरेडी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल है, हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल है, उसको बोलो यहीं बैठ के अभी और पार्टी करनी है या घर जाना है? यहीं बैठते हैं, घर क्या करेंगे जाके। इसका मतलब ये रैशनल चॉइस नहीं है, क्योंकि वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल है, तो वो रैशनल थिंकिंग उसकी नहीं है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, जो दिमाग से सोच सकता है, यानी कि हर एक्टिविटी के बेनिफिट और कॉस्ट को वो वे कर सकता है, कंपैरिजन कर सकता है और उस ऑप्शन को चूज करेगा जो कि उसके ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो एज ए कंज्यूमर रैशनल डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि ऐसी आइटम को चूज करना जो आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी देती है, यानी कि ग्रेटेस्ट बेनिफिट रिलेटिव टू कॉस्ट देती है। ग्रेटेस्ट बेनिफिट रिलेटिव टू कॉस्ट देती है। सेम प्रिंसिपल फर्म पर भी अप्लाई होता है। जब उनको व्हाट टू प्रोड्यूस का डिसीजन लेना होता है, तो यहां पर वो रैशनल चॉइस करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के लिए कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म को एक नई प्रोडक्शन लाइन खोलने का डिसीजन लेना है, तो फर्म बेनिफिट एंड कॉस्ट को कंपेयर करेगी। बेनिफिट में हम एक्स्ट्रा कार को बेचकर आने वाले रेवेन्यू को ले सकते हैं कि कितना रेवेन्यू आएगा हमें, और कॉस्ट में हम रॉ मटेरियल, लेबर और कंपोनेंट कॉस्ट को। ठीक है, प्रोडक्शन लाइन खोलना प्रॉफिटेबल तभी होगा अगर आने वाला रेवेन्यू लगाई गई कॉस्ट से ज्यादा होगा। आने वाला रेवेन्यू, गाड़ियों को बेच के जो रेवेन्यू आना है वो लगाई गई कॉस्ट से ज्यादा होगा, तो ही एक जो नई प्रोडक्शन लाइन खोलने का फायदा। नहीं तो पुरानी में काम करते रहो, उससे जो आपका आ रहा है ठीक है। यानी कि प्रॉफिट बढ़ाया जा सकता है तो हम नई प्रोडक्शन लाइन लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। ठीक है भाई, अगर लगा के जेब से पैसा ही लगाना है तो उस चीज का क्या फायदा होगा। एक टर्म आती है मार्जिनल कॉस्ट। दैट इज नॉट द टोटल कॉस्ट। मार्जिनल से मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल कॉस्ट से हमारा मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट, यानी कि किसी एक एक्टिविटी की एडिशनल यूनिट करने से जो हमारी एडिशन इन टोटल कॉस्ट आता है, इसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। इसको डिटेल में हम कॉस्ट का पूरा चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम बात क्या कर रहे हैं कि मान लो मेरे पास जो 4 लोग काम कर रहे हैं एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस में, उनकी मेरी सैलरी 80,000 रुपए की है। अब मुझे एक और बंदे की जरूरत है। ये 20,000 रुपए वाले 4 लोग हैं, एक नए बंदे की जरूरत है जो मुझे 25,000 रुपए से कम पे मिल ही नहीं रहा है। अब टोटल कॉस्ट मेरी कितनी होगी? 1,05,000 हो गई। तो एक बंदे को ऐड करने से, 5 बंदे हैं, एक बंदे को ऐड करने से मेरी कॉस्ट में कितना इंक्रीज आया? 25,000 का आया। तो दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि एक एडिशनल एक्टिविटी को करने से जो टोटल कॉस्ट में इंक्रीज आता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक, चलिए अब ये तो हो गया कि कॉस्ट कितनी आ रही है। नेक्स्ट आता है मार्जिनल बेनिफिट। अब मार्जिनल बेनिफिट क्या हुआ? किसी एक एक्टिविटी की एडिशनल यूनिट करने से मिलने वाला एडिशनल बेनिफिट वो कितना है। ठीक है, सो मार्जिनल कॉस्ट एंड बेनिफिट को हम किसी एक एक्टिविटी की एडिशनल यूनिट ज्यादा या कम करने से कॉस्ट या बेनिफिट में आने वाले चेंज से मेजर करते हैं। ये ना उस एक्टिविटी के मिलने वाले टोटल बेनिफिट से बात नहीं कर रहे, ये उस पे आने वाले टोटल बेनिफिट या टोटल कॉस्ट से अलग है। ठीक है, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि जो मैंने कहा था कि मैंने एक बंदा एडिशनल रखा, पहले मुझे 4 लोग मिलके 80,000 मैं देता था, मुझे 1 लाख का काम करके देते थे। अब ये 5 लोग आ गए, अब मुझे ये सिर्फ 1,10,000 का काम करके दे रहे हैं। तो इसको लगाने की एडिशनल कॉस्ट मेरी कितनी आई थी? 25,000 की। इसको लाने से मेरा रेवेन्यू में कितना सिर्फ चेंज हुआ? 10,000 का। इसका मतलब इस बंदे को लाना मेरी गलती है। ठीक है, ये बंदा दूसरे लोगों को भी खराब कर रहा है। ठीक है, चलो इसको ना हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। चलो मान लेते हैं आपको कल मॉर्निंग, आज नहीं, आज तो चलो चल रहा है, आपको कल मॉर्निंग 8:30 बजे घर से निकलना है। आप उसके लिए 7 बजे का अलार्म लगा लेते हैं। आपके पास तैयार होने के लिए पूरा टाइम होगा। 8:30 घर से निकलना है, 7 बजे का अलार्म लगाया, 7 बजे उठे और 1.5 घंटा हमारे पास है, आराम से तैयार होकर घर से निकल सकते हैं। पर इसका मतलब यह भी है कि आपको सोने को कब मिलेगा। अब मान लो आप 7 बजे उठ के 8:30 बजे जाते हैं, आराम से तसल्ली से फ्रेश हो गए, नहा धो के आराम से नाश्ता अगर खुद बनाना है या मम्मी ने बना के देना, जो भी है आराम से खा के निकलोगे। ठीक है,
बट सोने को कम मिलेगा। इसके बदले में मान लो आप 8 बजे का अलार्म लगाते हैं और आप कहते हैं 8:30 जाना है, 1 घंटा सोने को तो ज्यादा मिलेगा। सोने को तो 1 घंटा ज्यादा मिल जाएगा, मगर तैयार होकर घर से भागने की आपको जल्दी रहेगी। ठीक है, सो हो सकता है कि मम्मी बोले खाना बना पड़ा है, आप उसको रोटी को रोल करो, ऐसे हाथ में पकड़ो, भागते भागते जा रहे हो और भाग रहे हो सकता है कि आपकी जो बस है वो ना मिस हो जाए या मेट्रो है वो ना मिस हो जाए। सो अब आपका अलार्म बंद करने का जो रैशनल डिसीजन कितने बजे का होगा, इसके लिए आपको एडिशनल स्लीप के कॉस्ट और बेनिफिट को वे करना होगा। ठीक है, हर एक एक्स्ट्रा मिनट इन बेड आपको स्लीप तो ज्यादा देगा, यानी कि मार्जिनल बेनिफिट। हर एक मिनट इन बेड आपको स्लीप तो ज्यादा देगा, यानी कि मार्जिनल बेनिफिट तो देगा, बट इसका साथ ही ये मतलब है कि तैयार होने में ज्यादा जल्दी दिखानी होगी, यानी कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट भी होगी। ठीक है, तो डिसीजन ये है कि वो एक्स्ट्रा स्लीप के कॉस्ट एंड बेनिफिट को कंपेयर करने का है, ना कि पूरी रात की नींद का। क्योंकि हो सकता है ना बंदा ये सोचे यार मैं तैयार तो जल्दी जल्दी होके चला जाऊंगा, मैं सुबह 5 बजे तो सोया हूं, 2 घंटे बाद का अगर मैं अलार्म लगा दूंगा तो मेरा सारा दिन खराब हो जाएगा, सारा दिन सिर दर्द रहेगा, कम से कम 3-4 घंटे सोना चाहिए। तो हो सकता है वो 8 बजे का अलार्म लगाए। बट अगर रात को 10 बजे सो चुका है वो, तो फिर 7 बजे उठना या 8 बजे उठना, तो 7 बजे उठने में क्या तकलीफ हो रही है? क्या जरूरी है कि हाँ जी हर चीज को जल्दी दिखाई जाए, हर चीज में जल्दी मचाई जाए? ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको कंपेयर करना होगा। किसी भी काम को करने में आप देखते हैं कि उसकी आपकी एडिशनल कॉस्ट क्या आ रही है और उससे आपको एडिशनल बेनिफिट क्या मिल रहा है। ठीक, अब सेम प्रिंसिपल अब हम कार फर्म की बात करते हैं जो नई लाइन ऑफ प्रोडक्शन बनाने जा रही थी। वो एडिशनल कार्स को प्रोड्यूस करने के कॉस्ट एंड रेवेन्यू को कंपेयर करेंगे। अगर एडिशनल कार से फर्म के रेवेन्यू में कॉस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा इंक्रीज होता है, नई लाइन ऑफ प्रोडक्शन लगाई, जो एडिशनल रेवेन्यू आ रहा है वो से जो गाड़ियां प्रोड्यूस हो रही हैं, एडिशनल रेवेन्यू पैसा आ रहा है वो जितनी कॉस्ट आ रही है उससे ज्यादा है, तो इट विल बी प्रॉफिटेबल टू प्रोड्यूस है। ठीक है, तो वो नई प्रोडक्शन लाइन लगा लेंगे। तो ये क्या हो गया, कंपैरिजन कर लिया मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल बेनिफिट्स का। नाउ अब आती है बात रैशनल डिसीजन मेकिंग। रैशनल डिसीजन मेकिंग, अगर मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है, मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है, तो इसका मतलब एक्टिविटी को एक्स्ट्रा करना रैशनल होगा क्योंकि आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है ना, मार्जिनल बेनिफिट आपका कॉस्ट से ज्यादा आ रहा है तो आप एडिशनल एक्टिविटी करना चाहोगे क्योंकि आपको पता है उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब बेनिफिट इज मोर देन द कॉस्ट, मार्जिनल बेनिफिट इज मोर देन द मार्जिनल कॉस्ट। बट इफ मार्जिनल कॉस्ट एक्सीड्स द मार्जिनल बेनिफिट, तो इट इज रैशनल नॉट टू डू इट और डू लेस ऑफ इट। जैसे मैंने कहा था कि ये बंदा 80 से 25,000 रुपए मेरे से एक्स्ट्रा ले रहा है, बट प्रोडक्शन में मेरा सिर्फ 1 लाख से 1,10,000 का ही चेंज आएगा, तो 25,000 इस बंदे को दे के मैं 10,000 की कॉस्ट, आप बोलोगे टोटल प्रॉफिट तो बढ़ रहा है ना, 10,000 तो फालतू आ ही रहा है। ठीक है, बट हम कंपैरिजन करते हैं मार्जिनल को, हम कंपैरिजन करते हैं। हाँ, अगर मान लो ये होता कि प्रोडक्शन मुझे एडिशनल करवाना जरूरी होता, ये 25,000 का कर रहा है बट 25,000 का ही प्रोडक्शन करके दे रहा है, तो भी मैं कहता चल कोई बात नहीं यार, जितने मेरा काम तो चल रहा है ना, 25,000 ले रहा है, 25,000 का काम तो करके दे रहा है। बट अगर 25,000 लगा के नुकसान कर दे रहा है तो मैं कहूंगा कि इट इज रैशनल। हो सकता है मजबूरी में मुझे इसको रखना पड़े, हो सकता है मजबूरी में रखना पड़े, बट इट इज रैशनल नॉट टू डू इट। ठीक है, या फिर अगर एक आदमी कम करने से मेरा टोटल रेवेन्यू, भाई मैं कहता हूं जी 20,000 वाले 4 आदमी थे मेरे पास, 80,000 ले रहे थे, टोटल 1 लाख का काम करके दे रहे थे, और अगर मैं 3 आदमियों को रखता हूं तो भी वो मुझे 90,000 का 60,000 लगाते हैं, बट 90,000 का फिर भी काम करके देते हैं, तो मैं कहूंगा यार ठीक है, एक आदमी को निकालो, ये जो ज्यादा भेड़ की खाल में छुपा हुआ भेड़ी है ना, जो दूसरों को भी काम नहीं करने देता, इसको निकालो, और इससे क्या होगा, इससे हर बंदे की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। टोटल की बात मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं नहीं कर रहा, मैं मार्जिनल की बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, एंड कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से रैशनल डिसीजन मेकिंग से हमारा मतलब क्या है कि ऐसी आइटम को चुनना जो आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी दे, या फिर ग्रेटेस्ट बेनिफिट रिलेटिव टू कॉस्ट दें, ग्रेटेस्ट बेनिफिट रिलेटिव टू कॉस्ट दें। भैया आपके इतने पैसे तो लग ही रहे हैं, अब उसके बदले में आपको उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो कितने मिल रहे हैं। भैया अगर मुझे कोई ये कहे मुझे एप्पल का फोन लेना है, 128 GB वर्सेस 1 TB वर्सेस 1 TB, फोन में 1 साल से ज्यादा रखता नहीं हूं,
जैसे नया मॉडल आता है मैं ले लेता हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब 128 जीबी वर्सेस 1 टीबी, सपोज 14 प्रो मैक्स की बात कर रहे हैं, ये है 1.40 लाख का, ये है 2 लाख का। ठीक है, जब बिकेगा तो साल के बाद सपोज ये बिक जाएगा 60,000 रुपए का, ये 2 लाख वाला बिक जाएगा, चलो मैं कह देता हूं जी 70,000 बिक जाएगा, 50% डेप्रिसिएट कर देता हूं, ये 1 लाख का बिक जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 70,000 के बदले में मुझे 30,000 फालतू तो मिल रहे हैं, बट मैंने दिए कितने, मैंने 60,000 फालतू दिए थे। अब यही काम अगर मैं आई क्लाउड का स्पेस ले लेता हूं, मैं 128 जीबी वाला ले लेता हूं, साथ ही मैं आई क्लाउड का स्पेस ले लेता हूं, एक साल में मेरी 30,000 रुपए कॉस्ट नहीं आ जाएगी। काम तो मेरा वही हो गया, काम तो मेरा आई क्लाउड का स्पेस 1 टीबी का मैंने ले लिया, तो 30,000 रुपए साल की कॉस्ट नहीं आएगी। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज नॉट रैशनल टू बाय टू गो फॉर अ 1 टीबी डिवाइस। ठीक है, क्योंकि मेरा हाँ 30,000 फालतू मिलेगा मुझे पुराना बेचने पर, बट तब भी 30,000 मेरी जेब से फालतू जा रहा होगा। पहले मेरे 140 के 70 हो रहे थे, यानी कि पहले मेरा जो कॉस्ट थी वो 70,000 रुपए कॉस्ट आ रही थी, मेरी 70K की कॉस्ट आ रही थी, 140 का खरीद के 70 वापस मिल जाते थे। अब 2 के बदले में मुझे 1 लाख मिल रहा है, इसका मतलब मेरी 1 लाख की कॉस्ट आ रही है, 1 लाख की कॉस्ट आ रही है। तो 30,000 जो एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूं वो किस बात का दे रहा हूं, 128 जीबी के बदले में 1 टीबी का। तो मैं ये देखूंगा कि क्या इसको खरीदना बेनिफिशियल है या नहीं है। ठीक है, तो एक कस्टमर यही करता है, देखता है कि वो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी उसको क्या मिल रहा है, यानी कि ग्रेटेस्ट बेनिफिट रिलेटिव टू कॉस्ट मिल रहा है, जिस प्रोडक्ट में मिलेगा वो उसको खरीदना चाहेगा। सेम इन केस है जैसे गाड़ी खरीदते हैं। ठीक है, अब कई ऐसे होते हैं टॉप मॉडल और उससे लोअर मॉडल, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल बेसिक मॉडल, उनमें तो बहुत फर्क होता है। टॉप मॉडल बिल्कुल उससे जस्ट 1 मॉडल नीचे, फर्क नहीं होता ज्यादा, और जो होता भी है वो ज्यादा विजिबल नहीं होता। 15 इंच के अलॉय की जगह 16 इंच के अलॉय हो जाएंगे, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सीट जो है आपको ये वाली सीट नहीं वो वाली दे देंगे, एक आधी चीज और ऐड कर देंगे, उसके बदले लाख रुपए फालतू ले लेंगे। तो आपको ये देखना होगा कि क्या मुझे 1 लाख रुपया लगा के ये जो 2 चीजें 3 चीजें एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इसका कोई सेंस बनता है या नहीं बनता, यानी कि जो मेरी कॉस्ट आ रही है उस चीज को खरीदने की, क्या उससे मुझे उतने बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हाँ, शो ऑफ अलग चीज है, रैशनल डिसीजन मेकिंग में शो ऑफ नाम की कोई चीज नहीं, शो ऑफ के लिए जगह नहीं है, क्योंकि रैशनल मतलब दिमाग से सोच रहे हो आप। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया चैप्टर 1 का क्लास 1। इसकी हमारी ना अभी और क्लास भी लगेगी एक, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि किसी भी कंट्री के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनसे हम किस तरह से प्रोडक्शन करते हैं, क्या क्या हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम चॉइस किस तरह से करते हैं, कौन सी चीजें बनाना हमारे जो है उसमें पॉसिबल होता है, और कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना हमारे जो है हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।